Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 chapter number 5 स्वराज्य की नींव यानी खुद की हुकूमत की नींव डालना, यानी नींव यानी बुनियाद डालना। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्ष तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचरित्र आदि विधाओं की में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नवप्रभा, डॉक्टर, ये सब नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचरित्र, आवारा मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ। उन्होंने स्टार्टिंग की जो स्टडी है उन्होंने अपने गांव में करी और उसके आगे की पढ़ाई के लिए वो हिसार में गए। कई वर्ष तक पंजाब सरकार की सेवा करे। फिर उसके बाद 1974 में दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली से रहकर पूर्ण समय के लिए अपना जो साहित्य सेवा में लगे रहे और फिर उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी संग्रह, कहानी संग्रह, ये सब उन्होंने लिखा। और उनको जो जीवन में जो है वो स्वतंत्र देश प्रेम की जागरूकता करता है कि नहीं वो देश की स्वतंत्रता में ज़्यादा इन्हें पार्टिसिपेट करे। आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र में नाटक निर्देशक पर काम किया और आज़ादी के ऊपर वो लिखना स्टार्ट कर दिए। और उनकी जो लिखावट है, उनकी जो भाषा जो है वो एकदम सहज और आसान लैंग्वेज में उन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया था। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वार भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम, नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी इस पार्ट में जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी, मराठा खानदान से वो ताल्लुक़ रखती थी और उनका नाम था मणिकर्णिका और उनका घरेलू यानी निकनेम था मनु। लोग उनको प्यार से मनु कहते थे और वो एक जनरल यानी सिपाही की बेटी थी। और उनकी शादी जो है गंगाराव से हुई थी और शादी होने के बाद उनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। और उन्होंने जब अपनी जो झांसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका रही है। अपने स्वराज को बचाने के लिए बहुत सारी स्त्रियों ने अपना बलिदान किया है। भले ही चाहे उनकी जीत या हार हो, लेकिन उन्होंने अपनी स्वराज्य को बचाने के लिए कोशिश नींव का पत्थर ज़रूर बनी है। तो इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। इसके जो कैरेक्टर है, पात्र यानी लक्ष्मीबाई, जूही जो इनकी सखी है, फ्रेंड है, मुंदर भी उनकी फ्रेंड है, रघुनाथ राव, तात्या सेना नायक, ये सब जो उनके राज्य के लोग हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों का वेशभूषा में है। यानी रंगमंच यानी युद्ध भूमि का यानी दृश्य यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे पास से एक कैंप लगा हुआ है। उस कैंप और महारानी लक्ष्मीबाई का भी तंबू दिखाई दे रहा है। लेकिन कैंप टाइप होता है, उसको तंबू कहते हैं। और पर्दा जो है जैसे उठता है तो वहाँ देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी फ्रेंड जूही के साथ उत्तेजित होकर वहाँ से वो मंच के ऊपर यानी स्टेज के ऊपर एंट्री करती है। और दोनों जो है लाल कलर के सैनिकों के लिबास में है। वेशभूषा यानी सैनिक का जो ड्रेस होता है उसको वेशभूषा कहते हैं हिंदी में। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे शरण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़ मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जोयू, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम से मशगूल है। आवेशों में आते आते सहसा मौन ही हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही साहसा तीव्र होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यहाँ पे जो जूही और झांसी के दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। लक्ष्मीबाई जो है झांसी को अपनी जी फ्रेंड जूही को कहती है कि देखो क्या हालत हो गई है झांसी की। ग्वालियर एक वो किला है, ग्वालियर का किला है। बोले अगर मैं उसके करीब जाती हूँ तो वहाँ भी रास्ते में हिमालय अड़ जाता है, तो महासागर की जो डरावनी लहरें हैं वो आ जाती हैं। और दूसरी तरफ देखो जो क्षितिज की जो लहरें हैं वो कैसे लपलपाती हुई लपट रही है। आकाश देखो एकदम घटाओं से छाया हुआ है। और राव साहब को देखो, वो रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम से मशगूल है। यानी जो राव साहब है वो जो है ऐसो आराम की छाया में एकदम मशगूल है, वो मस्त है। इतना कह के वो मौन हो जाती है। जैसे ही जूही कुछ कहने के लिए करती है, फिर लक्ष्मीबाई कहने लगती हैं कि नहीं, मैं ये झांसी किसी को नहीं देने दूंगी। मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं झांसी अगले के ही रहूँगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? अब जूही कहती है कि महारानी आप अकेली हो, आप तो गीता पढ़ती हो, आपको तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, आप इस तरह क्यों निराश होती हो? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता का छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते,
तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। अब लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं कि मैं निराश नहीं हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा दुख है। आप तुमको याद नहीं कि गंगादास ने क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद, ये सब जो है भेद होते हैं, अगर जब तक ये सब नहीं मिटेंगे, विलास प्रियता यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी में जीना, अगर हम ऐशो आराम की ज़िंदगी में मस्त होकर रहेंगे और एक छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब अगर हमारे अंदर से नहीं मिटेगी, तब तक हम जो है हमको आज़ादी नहीं मिल सकती। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद जो है हमको हमारा स्वराज्य मिल सकता है। जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। अब जूही कहती है कि उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर क्या है? स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। कम से कम हम स्वराज्य की नींव का पत्थर तो बन सकते हैं, यानी स्वराज्य की जो नींव का पत्थर तो हम डाल सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जैसे हम कोई दीवार हम बनाते हैं तो उसको पहले क्या है, उसकी नींव डालते हैं, तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? स्थापना करना, यानी नींव डालना। तो कहते हैं हम स्वराज्य हमको मिले ना मिले, लेकिन हम उसको हासिल करने के लिए एक नींव तो डाल सकते हैं। यहाँ पे जूही का ये कहना होता है, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। यहाँ पे जूही कहती है कि हमको हार या जीत मिलेगी, ये सब तो सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम उसका नींव का पत्थर तो बन सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है? मुस्कुरा के कहती है, उनको जूही को शाबाशी देती है और कहती है कि जिस राज्य की जो नींव डालने की ऐसी नारियां होंगी, तो उस राज्य की निश्चय ही उसकी नींव डलेगी और वो राज्य है महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, अवश्य है, कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी हार होगी कि जीत होगी, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। दुर्बल का मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर, यानी एक समानार्थी शब्द दुर्बल, कमज़ोर। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारे सेना में क्या कहते हैं? कोई अनुशासन नहीं, अनुशासन यानी रूल्स फॉलो नहीं करते, हम नियम को फॉलो नहीं करते। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तुम जानती हो ऐसा क्यों? अब जूही जवाब देती, जानती हूँ महारानी, विलासिता में डूब गए हैं। तो जूही क्या जवाब देती है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी में हम क्या है? डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। वहाँ पे मुंदर जो है मुस्कुराती हुई आती है। मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। अब मुंदर आके क्या कहती है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी में कौन डूब गया है? अगर कोई डूबा है तो वह राव साहब है। राव साहब कौन है? जो बांदा के नवाब, सेनापति तात्या जी हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अब जूही जो उनको सपोर्ट करती है कि नहीं, सेनापति नहीं डूबे हैं। मुंदर मुस्कुराती, ओह समझ गई, तुम उनका पक्ष लोगी ही। अब मुंदर कहती, हाँ मैं समझ गई, तुम उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है
उसको छिपा नहीं सकती। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। अब यहाँ पे जूही कहती है कि मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सत्य है मैं वही बता रही हूँ। सरदार तात्या राव साहब जो है अपने तन मन को अपना स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? अब मुंदर जो है जूही से सवाल करती है, क्या तुम भी उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। अब यहाँ पे जूही जो है मुंदर को जवाब देती है कि हाँ, मैं सरदार तात्या को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं महारानी लक्ष्मी को मैं स्वामी मानती हूँ, और उससे भी बढ़कर मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, साह पाकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? अब मुंदर जो कहती है, अरे तू तो मेरी बात से नाराज़ हो गई, मेरा कहने का मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने उनको अपना स्वामी मान लिया है तो तू उनको रोकती क्यों नहीं है, मना क्यों नहीं करती? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के रहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। अब लक्ष्मीबाई जो है जो अपनी फ्रेंड के सपोर्ट में कहती है कि जब राव साहब जो है इनको नाचने के लिए बुलाने के लिए आए थे, तात्या जी वहाँ मौजूद थे, तो राव साहब को इसने बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज जी के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। अब यहाँ जूही क्या कहती है कि मैं नाचूंगी, स्वराज जी के लिए नाचूंगी, बराबर नाचती रहूँगी, पर जो ऐशो आराम के नशे में डूबे हुए हो, मैं उनके सामने अपनी कला को प्रदर्शित नहीं करूँगी, और जो मुझे ऐसा करने के लिए कहेगा मैं उसको ठोकर मार दूँगी, और ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द हमें कचोट कर रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अगर उनको ठोकर ही मारना होता और ठोकर मारने से अगर वो सही हो जाते और उनकी मदहोशी दूर हो जाती तो हम उनको पहले ही ठोकर मार देते, मगर ठोकर मारने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नींद हराम करना यहाँ पे क्या है, ये मुहावरा है, और इसका अर्थ है, नींद हराम करना का अर्थ है कि गहरी चिंता में डालना, यह मुहावरा है। तो यहाँ पे जूही और मुंदर दोनों जो है रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो हम सब मिल के उनकी नींद हराम करेंगे। लक्ष्मी, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर उनको उस नींद से जगा सकती है। अब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि नहीं, हम उनको ठोकर नहीं मार सकते, अब उनका दुश्मन ही उनको ठोकर मारेगा तो ही वो उस नींद से जागेंगे, उस नींद से बेदार होंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर, आप क्या कह रही हो? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती
क्या हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अगर कोई हमारा दोस्त जो है, दोस्त की हालत कैसी है और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और हमको तकलीफ़ होती है, तो हम पे नहीं कैसी तक होता है, हमको कैसा फील होता है कि यह दोस्त हो के हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। मुंद्रा, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराश को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर न जाने देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। अब तीनों के बीच में इस तरह वार्तालाप होती है, तो इतने में भी उनको दूर तोप की आवाज़ सुनाई देती है।